तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कल से एग्जाम है SKMU दुमका में, और हो सकता है ये वीडियो आप लोग नेक्स्ट ईयर में देखें। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के 5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 5 यूनिट 1 2 3 4 5, मतलब 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं पार्ट 6 और 7 को कंप्लीट करा दूंगा। कल आप लोग का एग्ज़ाम है और सबको ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन सही करने हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके टोटल 60 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? 60 क्वेश्चन। इसमें पार्ट 5 और पार्ट 6 है। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं वीडियो को जल्दी से। और देखिए, नोट करते चलिएगा जिसको आप नहीं जानते हैं उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। ये पार्ट 6 है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 7 पे आएंगे, कंटिन्यू बैक टू बैक लगातार। ठीक है, तो भरतनाट्यम किस राज्य से है? तो यह जो है तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। ठीक है, केरल में एक शास्त्र नृत्य है जिसको बोलते हैं कथकली। केरल का क्या है? कथकली। वही हम लोग बात कर लेते हैं। कर्नाटक का है यक्षगान। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, और असम में एक होता है जिसको बोलते हैं सत्रिया। ओके, एक मिनट। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है हमारा, कथक नृत्य का विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो कथक का जो है उत्तर भारत में होता है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश। कथक होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कथकली होता है केरल में। कथकली, कली मतलब केरल। ठीक है, और कथक मतलब उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला जाता है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो केरल, अभी हम लोगों ने बात किया है। ठीक, नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ओडिसी जो है ओडिशा से संबंधित है। कहाँ से? ओडिशा। ओडिशा में ओडिसी होता है। ठीक, नेक्स्ट झारखंड में छऊ नृत्य होता है, आपको मालूम होगा। मणिपुर में क्या होता है? मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर से है। देखिए, दो गो राज्य का नृत्य उसके नाम पे रखा गया है। मणिपुर का मणिपुरी है और ओडिशा का ओडिसी है। ठीक है, नागालैंड में एक त्यौहार रहता है जिसको हॉर्नबिल त्यौहार बोलते हैं। ठीक है, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में होता है। असम में सत्रिया शास्त्र नृत्य होता है, सत्रिया। ठीक, नेक्स्ट मिजोरम में मिजो करके कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट सत्रिया किस राज्य का नृत्य है। तो असम। स से सत्रिया। ठीक है, और असम में भी स आता है, दोनों का स मैच करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है। तो मोहिनी अट्टम ये भी आपका केरल में ही होता है। केरल का दो गो है, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल। ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। नेक्स्ट भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है। तो भांगड़ा और गिद्धा पंजाब का है। भांगड़ा और गिद्धा दोनों पंजाब का है। ठीक है, गुजरात में होता है डांडिया और गरबा। राजस्थान में होता है घूमर। ठीक है, हरियाणा में क्या होता है। तो हरियाणा में भी वही भांगड़ा और गिद्धा चलता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू असम से संबंधित है। असम में होता है बिहू। ठीक है, और एक है ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार ये केरल में होता है। केरल जो है यहीं पे एक त्यौहार होता है ओणम। ठीक है, ओणम त्यौहार केरल में होता है। बिहू जो है असम में होता है। नेक्स्ट गरबा नृत्य गुजरात में होता है, आपको मालूम है, अभी बताया है। बाहा एनीज नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो बाहा एनीज जो है संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है डांग एनीज। ये एक नृत्य, ये भी आपका जितना भी है, बाहा एनीज, डांग एनीज, एनीज लिखा रहेगा, संथाल मारिएगा। ठीक है, संथाल जनजाति जो कि झारखंड में लगभग संथाल जाति झारखंड में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा है। अगला है लगना एनिज। लगना एनिज नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ये संथाल जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आपका भी विवाह होगा 1 साल 2 साल या 3 साल या मैक्सिमम 5 साल के बाद हो ही जाएगा। ठीक है, मैं तो अगले साल करूँगा। भारतीय शास्त्र नृत्य की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल 8 है। कितने हैं? 8। 8 गो शास्त्र नृत्य है। ठीक है, सबका लगभग लगभग याद हो गया होगा अभी तक आपको। एक बार काउंट कर ले हम लोग 8 का, बिल्कुल किया जाए भैया, जल्दी कीजिए। तो एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु भरतनाट्यम।
आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, कर्नाटक यक्षगान, क्या है कर्नाटक का यक्षगान, ठीक। केरल का मोहिनी अट्टम है, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक। कई हो गया, 4 को। अब इधर करते हैं, यूपी का क्या है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का है कथक, ठीक है, कथक। मणिपुर का क्या है, मणिपुर का मणिपुरी है। उड़ीसा का क्या है, ओडिसी है, ठीक। और पंजाब का क्या है, तो गिद्धा है, ठीक है। असम का क्या है, सत्रिया है। अच्छा, पंजाब वाला नहीं आता है, असम वाला आता है सत्रिया, ठीक है। तो ये आपके 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत मुख्यतः कितने प्रकार हैं, तो 2। एक प्रकार है हिंदुस्तानी और दूसरे को बोलते हैं कर्नाटकी, ठीक है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, ये 2 ही संगीत हैं। नेक्स्ट, संगीत, हिंदुस्तानी संगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो हिंदुस्तानी जो संगीत है यह उत्तर भारत में गाया जाता है और कर्नाटक जो है साउथ इंडिया में, ठीक है। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो कर्नाटक जो संगीत है यह दक्षिण भारत साउथ इंडिया में प्रचलित है, ठीक है। अगला जाता है कथक नृत्य में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है, तो कथक का जो नृत्य होता है, ठीक है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो पैरों की ताल का, या हाथ की मुद्राएं, या चेहरे के भाव, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे एक हमें मिल गया सरकारी ऑप्शन, मतलब ऑल ऑफ दिस, तो इसी पे टिक लगाइए, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है कथकली नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कथकली जो है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बापू, ऑल ऑफ दिस, सबका बाप। यानी कि इसमें रंगीन मेकअप किया जाता है, मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नाटक शैली का प्रयोग किया जाता है कथकली में। कहाँ का है, केरल का है। नेक्स्ट, अगला जाता है ओडिसी नृत्य किस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर आप में से कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे तो इंग्लिश में भी दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन में, ओडिसी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच टेम्पल, तो ओडिसी ओडिशा में है, ठीक है। और ओडिशा में कौन सा टेम्पल है, तो जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा में, ठीक है, जगन्नाथपुरी। आपको मालूम है हिंदू धर्म में 4 धाम है, 4 धाम, 4 धाम की यात्रा कर लीजिए तो सफल माना जाता है हिंदू धर्म में। तो 4 धाम ये कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका जगन्नाथपुरी, ठीक, जो कि उड़ीसा में है। दूसरा द्वारिका, ठीक, जो कि गुजरात में है। तीसरा रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, रामेश्वरम, ठीक। चौथा आप बताइएगा, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। चलिए देखते हैं किन को मालूम है 4 धाम के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डूबते को तिनका का सहारा, आगे देख लेते हैं। हालांकि आप लोग डूबते नहीं हैं और आपको तिनका का सहारा मिल चुका है। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस मंदिर परंपरा से है, तो यह जो है देवदासी परंपरा से है, देवदासी परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहू नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो बिहू फसल उत्सव का एक नृत्य है, ठीक है, मतलब सावन का महीना, ठीक है। सावन को लेकर बहुत सारे गीत हमारे बॉलीवुड में है ना, सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले ना, आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम, देखिए पढ़ाई में बीच बीच में ना गाना गाते रहिए, पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा लेकिन गाना नहीं रुकना चाहिए यार, ठीक है, गाना जरूरी है। सरस्वती माँ के एक हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में किताब, समझ रहे हैं, संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। गरबा नृत्य किस पर्व से संबंधित है, तो नवरात्रि में गरबा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। भांगड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, बैसाखी जो है पंजाबी में बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल है। बैसाखी अप्रैल महीना में होता है, 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है हम लोग, ठीक है। तो बैसाखी में इन लोग करता है भांगड़ा, ठीक है। अगला जाता है भारतीय संगीत का मूल आधार क्या है, तो भारतीय संगीत का राग ताल स्वर ये सभी जो है मूल आधार है, ठीक है। और भारतीय संगीत का जन्मदाता किस वेद को कहा जाता है, सामवेद, सामवेद को संगीत का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। सारेगामापा धा नि सा, ठीक है, सुर। आगे देख लेते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुख वादक कौन है, सितार वीणा या
मृगदम या संतूर। तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितार जो है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे क्या है, मेन वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कर्नाटक संगीत में कौन सा वाद्य प्रमुख है? तो वीणा। कर्नाटक जो संगीत होता है ये वीणा सबसे प्रमुख है। एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, हिंदुस्तानी दो प्रकार का भारत में संगीत चलता है। ठीक है, मतलब एक है हिंदुस्तानी और दूसरा है कर्नाटकी। तो हिंदुस्तानी में सितार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नॉर्थर्न इंडिया, उत्तर भारत में सितार का प्रयोग किया जाता है और दक्षिण भारत में वीणा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार क्या है? तो राग, ताल, स्वर या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नृत्य और संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन सभी का है यहाँ पे बापू ऑप्शन, बापू जी। ठीक है, चलिए बापू को लेकर उठाया जाए। यानी कि भारतीय नृत्य और संगीत का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना, बिल्कुल। आध्यात्मिक प्रसिद्धि भी है, मनोरंजन के साथ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन भी है, सांस्कृतिक संरक्षण यानी कि कल्चरल प्रिवेंशन भी है। ठीक है, तो ये तीनों उद्देश्य हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है 7। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिए दोस्त। 60 रुपया में मैं 4 साल तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपको करने का मन है तो कीजिए, और ना करे का मन हो तो ना करा भाई। देखा, हम ज़बरदस्ती ना करे को हैं। 60 टका में 4 साल ट्यूशन फीस कोई बड़ा चीज़ है क्या जी, बताइए तो। ट्यूशन फीस 60 रुपया 4 साल का, सब पेपर का नोट्स देंगे। ठीक, और यूट्यूब पे गाइडेंस भी देंगे। फिर भी जिनको नहीं खरीदने का मन है, ज़बरदस्ती मैं नहीं बोलूँगा। चलिए इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम और फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, नाम और फ़ोन नंबर डाल के आपके मोबाइल पे OTP आएगा और ये ऐप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। ऑल कोर्स में आपको आना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से कोर्स आ जाएगा। ये 45 रुपया वाला नहीं, आपको ये SKI में दुमका कोर्स लेना है 60 रुपया वाला। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, भीम जो भी आप चलाते हैं ये ले लेगा यहाँ से, पेटीएम वगैरह, और फिर आपका कोर्स परचेज हो जाएगा। फिर स्टार्ट लर्निंग आएगा, यहाँ से आपका ऐप खुल जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद इस तरह से लिखाएगा, देखिए यहाँ पे 4 साल तक ये ऐप रहेगा आपका। प्राइस कितना है? 60 टका, 60 टका में 4 साल। ठीक है, और सारा कंटेंट यहाँ पे आप पूरा कंटेंट दे सकते हैं। व्यू कंटेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ सब कंटेंट खुल जाएगा सेमेस्टर 1 का। ठीक, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी तक 6 तक अपलोड है, 7 और 8 का भी कर देंगे बहुत जल्दी। मान लीजिए आप सेमेस्टर 1 पे क्लिक किए, जैसे आपका एग्जाम चल रहा है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया खुल जाएगा। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया कल किनका है? तो 24 तारीख को जिनका भी ग्रुप A का सब्जेक्ट है उन सब का है 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। ग्रुप B सब्जेक्ट वाले 24 तारीख सेकेंड सिटिंग में। 25 तारीख को फिर ग्रुप C का है, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है फिर आपका कब? तो 25 तारीख को ही है सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, और सब का ऑब्जेक्टिव ही आएगा। फिर 27 और 28 को आपका, 26 को छुट्टी है। 26 को कौन सी है? छुट्टी है, गुरुवार है, फिर भी छुट्टी है। नेक्स्ट 27 और 28 को एग्जाम है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग पार्ट 7। तो ये हमारा पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 में देखिए यहाँ पे आपका क्या पढ़ना है? फ्रीडम मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के बारे में पढ़ना है। चलिए 30 क्वेश्चन करते हैं केवल इसी टॉपिक से। ठीक है, तो इसके बाद आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो 5 गो वीडियो इससे पहले भी अपलोड है, और 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड है। ठीक है, और ट्राई करूँगा कल NPU का एग्ज़ाम हो चुका है, आज NPU अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्ज़ाम हो चुका है, तो कल मॉर्निंग तक उसको अपलोड करने का प्रयास करूँगा। हालांकि कल मेरा भी वाइवा है, एग्ज़ाम है यार। ठीक है, B.Ed का, इसलिए थोड़ा बिजी हो जाता हूँ यार, समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद हुई? तो देखिए भारत में जो ब्रिटिश शासन है ना, 2 युद्ध लड़ता है। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। ये 2 युद्ध जीत जाता है अंग्रेज, और उसके बाद भारत पे कब्जा जमा देता है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज का भारत में राजनीतिक नियंत्रण शुरू होता है, मुख्य रूप से प्लासी का युद्ध। और बक्सर का युद्ध दूसरा 1757
प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। यही पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेज भारत में कब्जा करना शुरू करते हैं। अंग्रेजों का पहला युद्ध कौन सा है? 1757, ठीक है, 1857 की क्रांति से 100 साल पहले, ठीक, प्लासी का युद्ध। ये प्लासी नाम का एक जगह है, कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। तो जो अंग्रेज का सेना कमांडर है वो भारत के लोगों को घूस खिला देता है इसके कमांडर को, ठीक है, सेनापति को। और सिराजुद्दौला के मतलब क्या बताएं, जो सेनापति है उसको घूस दे देता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बोल देता है कि देखो तुम युद्ध जान के हार जाना, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना अंग्रेजी सेना के सामने, और फिर उसके बदले में हम तुमको जो है यहाँ का राजा बना देंगे। और वैसा ही होता है, राजा बना देता है। लेकिन वो अंग्रेजों के मतलब नहीं होता है कि अंगुली पे नाचता है, बस वही अंग्रेजों के अंगुली में नाचता था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में, 100 साल बाद। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों का, उसके 100 साल बाद भारत का आदमी जागता है। मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, जो हीरो है इस स्वतंत्रता संग्राम का, 1857 स्वतंत्रता संग्राम का, 1757 से 100 साल बाद, प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद, ठीक है। और मंगल पांडे ने मेरठ से यह युद्ध शुरू किया था, मेरठ से, ठीक है। और झांसी में इस युद्ध का नेतृत्व कौन करती हैं? रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की महारानी थी, ठीक है। गंगाधर राव उसके हस्बैंड थे, हालांकि गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है सांप के काटने से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई, अभी मैंने बताया मेरठ। और दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? तो क्या नाम था उनका यार? बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिसको बाद में अंग्रेज लोग मार के रंगून म्यांमार भेज देता है, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई करते हैं, ये दो बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कौन थी? तो कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। बहुत सीरियल भी इसके ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट, अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह इन द फ्रीडम मूवमेंट? तो सत्याग्रह महात्मा गांधी, जहाँ जहाँ सत्याग्रह है वहाँ वहाँ सत्याग्रही है, महात्मा गांधी है, बापूजी, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। इसी समय एक नारा दिया जाता है कि करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। फुल डेट है 8 अगस्त 1942। कब शुरू होता है? 8 अगस्त 1942 का, ठीक है। और 1920 में एक आंदोलन शुरू होता है जो 1922 तक चलता है। इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। 1920 से 1922। 1922 में जब चोरी चौरा कांड होता है तब इस आंदोलन को बंद किया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ठहरे अहिंसावादी और चोरी चौरा कांड हो गया हिंसा वाला, तब से असहयोग आंदोलन बंद होता है। फिर 1930 में एक आंदोलन होता है जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह, ठीक है। सविनय, इसका 3 गो नाम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह, ठीक, या डांडी मार्च। डांडी मार्च, ये 3 नाम से इसको जानते हैं 1930 वाले आंदोलन को। इसमें महात्मा गांधी नमक के लिए खुद गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चलना शुरू करते हैं, और डांडी नाम का एक जिला है, ठीक है, अहमदाबाद जिला से डांडी जिला जाते हैं समुद्र के किनारे। महात्मा गांधी खुद अपने हाथों से नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। अभी नमक पे टैक्स नहीं लगता, आपको मालूम है ना, उतना दूर से आता है नमक फिर भी अपना सस्ता मिलता है, 25 रुपया किलो। क्यों? क्योंकि नमक पे कोई टैक्स नहीं लगता है, 0 रुपया टैक्स नमक पे, GST नहीं लगता है नमक पे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। कहाँ पे? सिंगापुर में, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट, अगला जाता है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता मिली है 15 अगस्त
1947 को, ठीक है। सबको मालूम ही होगा। नेक्स्ट, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होता है 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को होता है। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, और ये भी बोल सकते हैं कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ही भारत आज़ाद हुआ। वास्तव में देखा जाए तो 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी 12 बजे, उस टाइम पे ही आज़ाद किया जाता है, रात को। हाँ भाई, रात को, ठीक है। तो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद होता है। एक्चुअल आंसर ये होगा इसका। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है पूरे भारत में, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहे जाते हैं। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, और तकरीबन 65 लाख रुपए खर्च हुए थे, आज से लगभग 50 साल पहले, 100 साल पहले, ठीक है। और हाँ, संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बन के रेडी हो गया हमारा संविधान, ठीक है। लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। चलिए, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो एक लिखित संविधान है, सबसे बड़ा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो भारत की जो संविधान है इसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, निरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र बनाने हेतु इस तरह से नहीं है, वचनबद्ध है। तो इसको संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, इसी को उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया था चाचा जी नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने शुरू किया? तो भारत का जो संविधान है इसका निर्माण संविधान सभा ने शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका काम शुरू किया था। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाते हैं? तो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, बाबा साहेब के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये पटेल जो है, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था, और इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं के नाम पे बना है, गुजरात में 182 मीटर ऊंचा, नर्मदा नदी के तट पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जयते है सत्य की विजय, ठीक है, सत्य की विजय होती है। और यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से एक उपनिषद है मुंडक, ठीक है, उसी से लिया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला है यतो धर्म तत्तो जय, इसका क्या अर्थ है? जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। क्या बोले? जहाँ धर्म है वहीं पे विजय है, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि शिव जो है, जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ क्या है कि सत्य, शिव और सुंदर, ठीक है, जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति का क्या अर्थ है? कि ज्ञान और विज्ञान से मुक्ति मिलती है, ज्ञान और विज्ञान दोनों से ही मुक्ति मिलती है। अगला है गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को प्यार से क्या बोलते हैं? बापू या राष्ट्रपिता, ठीक है। और गांधी जी हो गया 2 अक्टूबर। नेक्स्ट, गांधी जी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। 1869, 1869, गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात, पोरबंदर में, ऑप्शन ए। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की सुंदरता इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। पटेल क्या थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे अभी कौन है होम मिनिस्टर? अमित शाह है ना, वो पहले गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी क्या थे? अरे ये राष्ट्रपिता है भाई, ये पति है और ये पिता है, यानी कि दादाजी हैं, बापू नहीं, दादाजी, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मुख्य आदर्श हैं?
अरे यार मेरा ब्लूटूथ चालू है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 गो मुख्य आदर्श। ठीक है, अगला जाता है भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, और भारत के संविधान को जब लिखा गया तो 395 का अनुच्छेद था। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय संविधान में 6 गो मूल अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया है, और 12 गो मूल कर्तव्य है जो कि रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है ना 12 है जी, मैं भूल रहा हूँ यार। 12 गो नहीं है, 11 गो ही है। 11 गो मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, और 12 गो 6 गो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सभी को। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। पहले 7 गो था, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। एक क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। ठीक है, देखते हैं किसको किसको मालूम है, किसको किसको नहीं मालूम है। भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कोलकाता, सबको मालूम है कोलकाता था। और बाद में कहाँ लाया गया? दिल्ली। ठीक, दिल्ली लाया गया, नई दिल्ली। तो ये जो यहाँ से कलकत्ता से नई दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, ये कब किया गया? ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे 2 चीज़ पता चलेगा कि आपको एक बेसिक सा नॉलेज मालूम है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब बदली की गई। दूसरी चीज़ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, ये भी हमें पता चल जाएगा इससे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जोहार। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कल एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। नंबर तो सबके पास होगा, नहीं है तो नोट कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम तो आप हमको इसमें बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या पर्सनल प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, लेकिन उतना पर्सनल नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जोहार, ऑल द बेस्ट। अगर किसी को ऐप इंस्टॉल करना है तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। 60 रुपया में 4 साल।